हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू योर न्यू चैनल मनी एक्सेलरेटर फ्रॉम अल्फा ग्लोबल फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक बिफोर वी गो फॉर एनी अदर डिस्कशंस ऑन द विच एनएफओस और अदर स्कीम्स आर गोइंग टू स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट। आज का ये जो वीडियो है जिसका प्राइमरी क्वेश्चन है, व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। और सबसे पहले जो लोग नए हैं जिनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता है, वेल एंड गुड, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है, तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग में लेट्स स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चंस कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर देयर, कितने कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड में, और आपको इन्वेस्ट क्यों करना है म्यूचुअल फंड में। क्योंकि जब आप समझ जाएंगे कि इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, तो आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, इन्वेस्ट करना कर सकते हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इन अ सिंपल थिंग कि म्यूचुअल फंड। और बिफोर वी गो अहेड विद द वीडियो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, नए चैनल में हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिएगा ताकि कभी भी हमारी वीडियो आ गया है तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो म्यूचुअल फंड, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? Mutual fund is a pool of money managed by the professional fund managers who basically invest the money in stocks, bonds, money market instruments and other financial instruments, and earnings of that one investment are distributed proportionately. तो ये तो काफ़ी कुछ डेफिनेशन हो गया है। तो सिंपल टर्म्स में अगर मुझे आपको समझाना है कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो सिर्फ इतना ही है कि कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम ऑल इन्वेस्टर्स। एक मान लीजिए कि एक एएमसी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जहाँ इन्वेस्ट जो पूल मनी जो अक्यूमुलेट होता है वो जाके वो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स में, बॉन्ड्स में, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में, या किसी ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में जहां अर्निंग्स आए, और उस अर्निंग्स का बेनिफिट है वो आप लोगों को आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट की कंट्रीब्यूशन के लेवल पे आपको वो पैसा आपको वापस रिटर्न करें विथ बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स। तो इसे और सिंपल एग्जांपल में अगर मैं आपको समझाऊं, या जो लोग को समझ में नहीं आता है इसके बारे में, तो मान लीजिएगा कि आप चार दोस्त हैं और आप चार दोस्तों के पास 25-25 रुपये है, और आप लोगों को एक चॉकलेट बॉक्स लेना है और उस चॉकलेट बॉक्स का वैल्यू है 100 रुपीज़। तो अगर आप चार दोस्त जाते हो किसी स्टोर में और स्टोर बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही डब्बा है 100 रुपये का, और मैं 100 रुपये दूंगी तो मैं आपको चॉकलेट बॉक्स दिलाऊंगा, तब आपकी हर दोस्त के पास सिर्फ 25-25 रुपये है, तो आप खरीद नहीं कर सकते हो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, चार लोग मिलकर जो 100 रुपये का जो आप डब्बा लोगे, और उस डब्बे में जो 4 या 5 चॉकलेट्स है वो आप चार लोगों में अगर आप डिवाइड करोगे, तो बिना पूरा अमाउंट दिए हुए भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वो पूरा 25-25 रुपये हर एक दोस्त का अक्यूमुलेट करके उसको पूल किया है उस फंड्स को, और उसके बाद उससे डब्बा लेके उसमें जो भी चॉकलेट्स है वो आपकी प्रोपोर्शन के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग उन लोगों के लिए जिनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझ में नहीं आता है, तो ये समझ लीजिएगा कि म्यूचुअल फंड भी कुछ इसी तरह से चलता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि म्यूचुअल फंड में जो अमाउंट ऑफ मनी आता है वो छोटे अमाउंट से लेके बड़ा अमाउंट होता है। इन्वेस्टर्स बहुत सारे होते हैं, वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने हिसाब से, और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जहाँ जो मैनेजर्स है जो फंड्स हैंडल करते हैं, जिनके पास अच्छी खासी नॉलेज होती है, टाइम होता है और एक्सपर्टीज होती है, वो लोग अपना बेस्ट देके वो पैसा स्टॉक मार्केट्स में या फिर बॉन्ड मार्केट्स में, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, और उसका जो बेनिफिट मिलता है वो अपने अपने इन्वेस्टर्स ने जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसको डिवाइड कर देते हैं। इससे उनको भी बेनिफिट होता है, आपको भी बेनिफिट होता है, सबको बेनिफिट होता है। ऑफ कोर्स उनका कुछ एक्सपेंसेस होता है वो लोग कट करके ही आपको देते हैं, राइट। तो ये छोटे से एग्जांपल में आप समझ चुके हैं कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। जिन लोगों को म्यूचुअल फंड्स पता है इसके बारे में, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कर सकते हैं और आगे हम बढ़ते हैं बाकी डिटेल्स के बारे में। सो कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं? तो म्यूचुअल फंड्स अगर टाइप्स वाइज अगर हम देखें तो इसको हम चार टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता क्या है? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड यानी ऐसा म्यूचुअल फंड जहां आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो वो जो पैसा कुछ लॉक इन पीरियड बहुत कम होता है, उसमें कुछ होता नहीं है अपार्ट फ्रॉम आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग जब आप देते हैं तो शायद 3 महीना या 4 महीना हो सकता है स्कीम टू स्कीम, लेकिन
आप जब चाहे पैसा डाल सकते हो, वो मार्केट में जाता है। और अगर आपको कभी भी किसी भी टाइम अगर आपको ज़रूरत है कि मुझे वापस पैसा चाहिए, आपको रिडीम करना है, तो आप वैसे स्कीम में रिडीम कर सकते हो और आपको 48 आवर्स में या यूजुअली 24 आवर्स टू 48 आवर्स में आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। ऐसे टाइप की स्कीम्स जो जिसमें कोई लॉक इन नहीं होता है, ओपन एंडेड रहते हैं, जहां इन्वेस्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे पैसा डालना है और कब मुझे चाहिए तो वापस आ जाता है, वो लिक्विडिटी ऑप्शन है, उसको ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स यानी क्या होता है? क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स यानी ऐसी टाइप की स्कीम्स होती है जहां आप एक बार इन्वेस्ट करते हो तो उसका एक लॉक इन पीरियड होता है और तब तक आप पैसा उसको निकाल नहीं सकते हो। एक एग्जांपल दो तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स करके होता है, जो टैक्स सेविंग स्कीम्स होता है म्यूचुअल फंड में, तो उसका लॉक इन पीरियड 3 साल होता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप वो पैसा रिडीम कर सकते हो। और दूसरे टाइप के और स्कीम्स जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन फंड्स, वैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स आते हैं जहां लॉक इन पीरियड 5 years होता है। तो उस टाइप के उस कैटेगरी के जो स्कीम्स होते हैं उसको क्लोज एंडेड कहते हैं। मोस्टली म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स ओपन एंडेड स्कीम्स ही है। सिर्फ कुछ ऐसी स्कीम्स है जहां क्लोज एंडेड होती है, वो क्लियर मेंशन किया होता है। तो इसमें आपको लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपको कभी भी इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वापस पैसा भी चाहिए तो पैसा भी आपको ईजिली मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड में ये बहुत अच्छा बेनिफिट है जो दूसरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में शायद आपको कम मिले। जैसे कि अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डालते हो तो आपका लॉक इन हो जाता है मिनिमम 1 साल, 3 साल या 5 साल डिपेंडिंग ऑन द पीरियड। सिमिलरली दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपका लॉक इन पीरियड हो जाता है। उन सभी को कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड्स में आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, सेफ्टी तो काफ़ी हद तक है, जहाँ रिस्क है वो तो डिस्क्लोजर किया है, काफ़ी रेगुलेटेड है, रेगुलेटर फ्रॉम एम्फी एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्लस आपका पूरा ट्रांजैक्शन सब कुछ क्लीन क्लियर बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है। तो इसलिए इसका ये अच्छा खासा बेनिफिट है और इसका फ़ायदा भी यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिव और पासिव म्यूचुअल फंड्स। व्हाट इज एक्टिव म्यूचुअल फंड्स? एक्टिव म्यूचुअल फंड्स यानी वैसे टाइप के स्कीम्स जहां जो फंड मैनेजर्स है, मान लीजिए कि हमने कौन से भी एएमसीज की मुझे म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदनी है, जैसे कि मुझे एचडीएफसी से खरीदनी है या आईसीआईसीआई से खरीदने हैं, तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना है उस असेट मैनेजमेंट कंपनी से, तो उसमें जो भी स्कीम है उसमें जो फंड मैनेजर्स अपना दिमाग और सब कुछ कंट्रीब्यूट करके किस में कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है वो जो डिसीजन लेते हैं, वैसे टाइप के स्कीम्स में यूजुअली रिटर्न्स थोड़े बेटर रहते हैं। और वैसे टाइप के स्कीम्स को हम एक्टिव स्कीम्स कहते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। इसका मतलब कि वहाँ मैनेजर्स अपना दिमाग लगा के एक्टिवली इन्वॉल्व होता है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ इन्वेस्टर्स के मनी, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। और पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स यानी इस टाइप के स्कीम्स होते हैं जहां असेट मैनेजर्स जो होते हैं, जो एएमसीज कहते हैं या फिर मैनेजर्स ऑफ एएमसीज कहते हैं, वो अपना ज़्यादा सा दिमाग नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि इंडेक्स स्कीम्स आता है। इंडेक्स स्कीम्स मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा सेंसेक्स है या फिर निफ्टी 50 है, उसमें जो भी 30 स्टॉक्स या 50 स्टॉक्स जो स्टॉक एक्सचेंज में है, वही कैटेगरी के स्टॉक्स में ये म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। सो जैसे जैसे सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वैसे ही ये स्टॉक मूवमेंट इन म्यूचुअल फंड्स में भी ऊपर या नीचे जाता है। तो ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेनिफिट ज़रूर होता है अगर आपका इंडेक्स पॉजिटिव साइड में है। तो इसमें बिकॉज मैनेजर्स ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते, इसीलिए उसको पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स कहते हैं। वेरस अदर अर्लियर वन में वो अपना खुद का दिमाग लगाते हैं कि मुझे कहाँ डिसाइड करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना कहाँ नहीं करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके, इसलिए उसको एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स कहते हैं। राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट कैटेगरीज इन म्यूचुअल फंड्स। फ्रेंड्स, आपको पता है म्यूचुअल फंड्स में इतने सारे कैटेगरीज है कि मैं सब कुछ आपको कवर नहीं कर सकता हूँ यहाँ, लेकिन फिर भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना ज़रूरी है। तो मैंने कुछ कैटेगरी ऑफ द स्कीम्स मेंशन किए हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप एक्सेट्रा। तो चलो मैं फटाफट दो लाइन में फटाफट आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स यानी यूजुअली वो इक्विटी स्कीम्स, इक्विटी स्टॉक्स होते हैं जो जनरली ब्लू चिप कंपनीज होते हैं, अप टू 1 to 100 तक का जो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, तो उस स्टॉक्स में अगर जो इन्वेस्ट करते हैं उसको लार्ज कैप कहते हैं। whereas mid cap mutual funds are those where जहाँ उनका schemes market capitalization wise is up to 250।
सो द फर्स्ट 100 कंपनीज को छोड़ के 100 कंपनीज के बाद का जो होता है वो 100 to 250 तक का जो होता है उसको जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज जो होता है स्टॉक मार्केट में उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसको मिड कैप कहते हैं। वहाँ आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है लार्ज कैप के कंपेयर में। लार्ज कैप में काफ़ी ब्लू चिप कंपनीज होती है जैसे एच डी एफ सी बैंक या फिर ICICI या अच्छे खासे ब्लू चिप कंपनीज जैसे टाटास के होते हैं, TCS होते हैं, रिलायंस होते हैं, वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उसको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। मिड कैप में उसके नेक्स्ट लेवल के स्टॉक्स में करते हैं। और स्मॉल कैप कंपनीज म्यूचुअल फंड स्कीम्स मीन्स ये वो स्टॉक्स है वेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन इज बियॉन्ड 250 करोड़। तो जो 250 इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करके जो बाकी जो कंपनीज होती है जो छोटी छोटी होती है या फिर जिसमें पोटेंशियल बहुत है लेकिन अभी पूरी डेवलप नहीं हुई है लेकिन हाई रिस्क है और हाई ग्रोथ भी है, तो वैसे स्टॉक्स को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स कहते हैं जहां वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन्वेस्ट करते हैं। अभी मान लीजिए कि अगर आप इन्वेस्टर हो और आप बोलते हो कि मुझे कंप्लीटली स्मॉल में नहीं डालना है, मिड कैप में नहीं, लार्ज में नहीं, मुझे मिक्स में कुछ चाहिए, तब आप जाके ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स करके। अगेन फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स इस तरह की स्कीम्स है जहां आपका जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में ऐसा रिक्वायरमेंट है कि वो असेट मैनेजर्स वो खुद डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे किस में लार्ज कैप में कितना डालना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना डालना है, इसलिए उसको फ्लेक्सी कहते हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजर्स के पास होती है और वो डिसाइड करते हैं, लेकिन वो ओवरऑल इंटरेस्ट बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ही करते हैं। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रिक्वायरमेंट ये होती है रेगुलेटरी से कि आपको 25% लार्ज कैप में डालना है, मिनिमम 25% मिड कैप में डालना है, 25 स्मॉल कैप में, और बाकी जो अमाउंट है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो अलोकेशन रेशियो होता है इसके कारण आपको पता चल जाता है कि आपको फ्लेक्सी कैप में जाना है या फिर मल्टी कैप में। अगर आपको स्टैंडर्ड फ्लेक्सी कैप में जाना है तो दैट मैनेजर्स जो है दे विल टेक अ कॉल कि कितना डिसीजन लेना है कि कितना इन्वेस्ट करना है और कितना नहीं। मल्टी कैप में इट इज़ ऑलवेज अ स्टैंडर्ड रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटर जहां मिनिमम 25 हैज़ टू गो टू लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप्स। मल्टी कैप का और एक भी ये बेनिफिट है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ इक्विटी में नहीं रहता है, इक्विटी होता है, डेट होता है, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो मल्टी असेट रहता है, तो इसीलिए उसे मल्टी कैप या फिर मल्टी एसेट स्कीम्स कहते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस एडवांटेज एंड हाइब्रिड इक्विटी डेब्ट स्कीम्स। अब बैलेंस एडवांटेज और हाइब्रिड इक्विटी का बेनिफिट ये है कि ये ऐसी स्कीम्स है जहां आपको इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। अगेन इसमें बैलेंस ये डिसीजन लेना है कि मुझे मान लीजिए मुझे सिर्फ इक्विटी में नहीं, मुझे इक्विटी में भी चाहिए थोड़ा और डेप्ट में भी चाहिए, इक्विटी में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है और डेप्ट में कम है, तो मुझे अलग अलग इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तभी हम ऐसे हाइब्रिड स्कीम्स या फिर बैलेंस एडवांटेज स्कीम्स का बेनिफिट फ़ायदा उठा सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज स्कीम्स में ये होता है कि उसमें इक्विटी भी होता है और डेट भी होता है, और उसमें कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है ये डिसीजन मैनेजर डिसाइड करते हैं। एंड हाइब्रिड इक्विटी स्कीम्स और डेब्ट स्कीम्स में ये होता है कि उसमें भी अलोकेशन रेशियो होता है कि मिनिमम 60 से 65% तक का जो है वो इक्विटी में जाना है या डेप्ट में जाना है। वो डिपेंड होता है क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बट एंड ऑफ द डे अगर आप देखा जाए तो अगर आप इक्विटी और डेप्ट का दोनों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इन्हीं ऑफ दी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ हाइब्रिड इक्विटी में डिसीजन ले सकते हैं कि किस में कितना डालना है, वो स्कीम टू स्कीम डिफर होता है। कमिंग टू ELSS म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। अगर आपको आपका टैक्स बचाना है और बेनिफिट लेना है सेक्शन 80 का इनकम टैक्स एक्ट में ड्यूरिंग द टैक्स फाइलिंग्स, तो आप आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ELSS स्कीम्स में कर सकते हो और उसका बेनिफिट आप ले सकते हो टैक्स रिटर्न्स में। और ELSS स्कीम्स का बेनिफिट ये है कि वो इक्विटी ओरिएंटेड होता है, लेकिन उसमें लॉक इन पीरियड 3 साल होता है और 3 साल के बाद ही आप वो पैसा रिडीम कर सकते हो अगर आप चाहे तो। नेक्स्ट, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स। सिंस इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी इन इक्विटी और इवन इन डेप्ट, सो अभी प्योर डेप्ट में जाना है किसी को, मुझे इक्विटी में नहीं जाना है, तो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे शॉर्ट टर्म डेप्ट यानी 1 to 3 ईयर्स के पीरियड के लिए होता है, मिड टर्म मीन्स 3 to 7 ईयर्स होता है, एंड एनीथिंग मोर देन 5 to 7 ईयर्स विल बी ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स होते हैं कि इसमें इन्वेस्ट फिक्सड इनकम सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, सॉवरिन सिक्योरिटीज, रेपोज, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ इन्वेस्ट करके आपको
बेनिफिट दे सकते हैं। यूजुअली डेब्ट फंड्स में रिस्क कंपेयर टू इक्विटी लेस होता है, लेकिन सिंस कुछ लोगों को रिक्वायरमेंट होता है कि हमें सिर्फ डेब्ट में इन्वेस्ट करना है, कुछ लोग कहते हैं हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, कुछ लोग बोलते हैं हमें हाइब्रिड में करना है, तो ये सारे टाइप के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये सारी स्कीम्स आए हैं। और इन लोग को छोड़ के भी बहुत सारे दूसरे टाइप के स्कीम्स है, जैसे फोकस स्कीम्स है, फंड ऑफ फंड्स है, जहाँ इन्वेस्टमेंट इनटू आउटसाइड इंडिया इन यूएस मार्केट या दूसरे सिक्योरिटीज़ में, वैसे भी है। फोकस्ड फंड्स है, वैल्यू फंड्स है, कॉन्ट्रा फंड्स है, बहुत सारे हैं। हम सब अभी आपको बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, तो ये सिर्फ एक आउटलाइन है उन लोगों के लिए। और अगर आपको और डिटेल चाहिए या फिर कुछ भी आपको इन्वेस्ट करना है, कुछ गाइडेंस चाहिए अभी किसी भी इन्वेस्टमेंट में, किस टाइप की स्कीम में, तो आप हमसे सेपरेटली कंसल्टेशन लेके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। चलिए, अभी इतना होने के बाद अभी एक सवाल उठता है कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप इन्वेस्ट आंख बंद के मत कीजिए, ये जानना ज़रूरी है कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जब तक आप क्यों नहीं समझेंगे तब तक आप कोई भी जस्ट इन्वेस्ट करने के लिए आप बोलेंगे और आप इन्वेस्ट करना वो ठीक नहीं है, राइट। तो आपको सबसे पहले समझा देते कि क्यों आपको ज़रूरी है। सबसे पहले इन्वेस्टिंग इज़ अ नेसेसिटी। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ आपको कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ नेसेसिटी एंड नॉट जस्ट वांट। अब आप समझ सकते हो कि जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग इज़ अ नेसेसिटी, इसी तरह से आज की जनरेशन के लिए इन्वेस्टिंग इज़ अ नेसेसिटी। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे इन्वेस्टिंग तो आगे जाके आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जितना एवरी टाइम बढ़ रहा है, आपको मैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पैसा सभी को चाहिए, सब अर्न करना चाहते हैं, वो अलग बात है। वो तो पैसा चाहिए तो वो तो करेंगे ही, लेकिन वो उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप नहीं करोगे और आगे जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आपको पैसा चाहिए तो भी पैसा आपकी ज़रूरत बन जाता है। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिल सकता है ज़्यादा, राइट। आपके पास ऑप्शंस इतने ही हैं। और एक दो बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट इज़ नेसेसरी टू बीट द इन्फ्लेशन, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू ग्रो योर वेल्थ एंड मनी, एंड ऑल्सो टू अचीव ऑल टाइप ऑफ द गोल्स। जैसे आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, मिड टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, सब कुछ अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे कि किस तरह से हमें किस तरह के गोल्स की बात करें। जैसे मान लीजिएगा कि आपकी चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपको एजुकेशन कितना कॉस्टली हो गया है, तो अगर आपको कोई लमसम चाहिए, तो अगर आपको पैसा डाल के आपको इतने साल के बाद चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारे चिल्ड्रन एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स है। उसे छोड़ के रिटायरमेंट के लिए ज़रूरत है, उसे छोड़ के आपके वेकेशन के लिए ज़रूरत है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। उसे छोड़ के आपके लिए खुद का रिटायरमेंट और एनी अदर पर्पस, या मान लीजिए मैरिज के लिए, या फॉर एनी अदर सच ऐसा गोल्स है कि मुझे आपको ट्रैवल करना है, जो भी है, डिपेंड्स ऑन, हर एक का गोल अलग अलग होता है। लेकिन आप किसी भी गोल के लिए आप इन्वेस्ट करके आप वो पैसा बना सकते हो। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़िंदगी भर काम नहीं कर सकते हो। यू कांट वर्क ऑलवेज फॉर मनी, सो यू शुड ऑलवेज मेक द मनी वर्क फॉर यू। ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है आपको समझना। क्योंकि हो सकता है आप, अगर आप, मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में 0 to 20 ईयर्स है जब आपकी एजुकेशन जनरली ऑन एन एवरेज होती है। 20 to 40 ईयर्स में तब होता है जब आपका मैरिज होता है, या फिर आपका कोई ना कोई नेक्स्ट जॉब में जाना है, करियर में है, और आप जो ग्रोथ होते हो। एंड 40 to 60 इज़ अ मिड एरिया, समवेयर यू आर इन द मिडल ऑफ योर करियर। एंड उसके बाद 60 ईयर्स तक तो यूजुअली रिटायरमेंट हो जाता है। आजकल तो रिटायरमेंट बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज हम ले लेते हैं। लेकिन 60 से लेके 80 या फिर 90 ईयर्स तक जब तक लोग रहते हैं, तब आपके पास पैसा रहना बहुत ज़रूरी है। और वो पैसा रहने के लिए उस टाइम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में, अगर आप पूछें कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, टाइम या मनी, तो मैं बोलूँगा कि टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मनी। क्योंकि अगर आपके पास जो टाइम है तो उससे आप पैसा बना सकते हो, लेकिन अगर आपने टाइम घुमा दिया तो आप चाह कर भी आप इतना पैसा नहीं कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, या फिर किसी और सोर्सेस में। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको पैसा ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है जहां आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से, बहुत सिस्टमैटिक वे से, बहुत छोटे छोटे अमाउंट से भी अगर आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसका कंपाउंडिंग बेनिफिट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ सकता है। अगर आप मान लीजिए कि आप 20 साल के हो और आप छोटी सी एसआईपी मान लीजिए, या 500 या 1000 रुपये की भी एसआईपी आप शुरू करते हो,
आपका जो हज़ार रुपए की जो SIP आप शुरू करते हो जो 20 साल की उम्र में, तो जब तक आप 40 साल या 60 साल पहुंच जाओगे तब तक स्टॉक मार्केट या पूरा इकोनॉमी किस लेवल तक ग्रो होएगी, उसके साथ साथ कंपनीज की ग्रोथ के साथ साथ आपके स्टॉक्स की वैल्यू भी बहुत बढ़ जाती है। तो जो अमाउंट छोटा सा आपने इन्वेस्ट किया है, आप अर्निंग्स लैक्स और करोर्स में भी जाता है आपका ग्रो वैल्यू ऑफ द मनी। तो आपका एज बहुत मैटर होता है। जो आप 20 में, 25, 30 या 35 जो भी एज में आप शुरू करते हो, वहाँ से आप कितना टाइम आप देते हो आपके पैसे को ग्रो करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि पैसे से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका टाइम है, और ये जो टाइम है वो आपके पास 20 to 60 ईयर्स के बीच है, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो बाई डूइंग अदर थिंग्स एट अ राइट टाइम। और कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए तो इसके बारे में डायरेक्टली आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं एंड हम आपको गाइड कर सकते हैं, राइट। सो यही था इम्पोर्टेंट कि आपको समझना है कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना है। एक बार आपने ये समझ लिया है कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ नेसेसिटी एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि हाँ चलेगा मैं बाद में करूँगा करके, तब आप जाके इन्वेस्ट करना शुरू करोगे। और एक बात ये भी सच है कि आजकल की महंगाई हर एवरी ईयर इट इज़ 7%। सो अगर आपका इन्फ्लेशन 7% है, तो आपको अर्निंग्स एटलीस्ट ओवर एंड अबव दैट रहना बहुत ज़रूरी है। आपके पास ऑप्शंस क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा आप बैंक में रखेंगे तो आपको 4% 5% मिल सकता है। FD में रखेंगे तो 6 to 7% मिलेगा। लेकिन आपका महंगाई 7 to 8% है हर साल में, तो आपके पास बेनिफिट क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। और उसे छोड़ के अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो या तो फिर आपके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, वो अलग बात है। लेकिन उन लोगों के पास जिसके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है या फिर है लेकिन टाइम नहीं है, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है, जहां आपको पता है कि आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बहुत सारी स्कीम्स है, रेगुलेटेड है सेबी से, और आपको लिक्विडिटी भी ऑप्शन है कि अगर आपको पैसा कभी भी विड्रॉ करना है या स्टॉप करना है या ट्रांसफ़र करना है, बहुत सारी स्कीम्स वेराइटीज़ है, तो सब कुछ ऑप्शन है आपके पास। तो आपको हमेशा ऐसी चीज़ों में रखना चाहिए कि जहां आपको पैसे अगर ज़रूरत पड़े तो वापस मिल भी सके और कोई ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। अगर आप किसी और चीज़ों में मान लीजिए कि आप आपका बैंक में आपका रहना चाहिए, इमरजेंसी फंड आपको ज़रूर रखना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ मत रखिए, इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। उसे छोड़ के आपका खुद का भी कुछ और इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे इंश्योरेंस आपका बेसिक है, वो इन्वेस्ट नहीं कहूँगा, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी, तो आप इंश्योरेंस करना चाहिए। उसे छोड़ के बाकी जो भी आप अमाउंट है आपको इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके ही पैसे हैं जो मार्केट में जाके वो पैसा बनकर वो वापस वो पैसा बन के आएगा, राइट। तो आपका ही पैसा है, आपको ही आने वाला है, बस ये है कि आप सही जगह पे इन्वेस्ट करके आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप लार्ज कैप्स में देखिए ऑन एन एवरेज, तो आपका रिटर्न्स यूजुअली 12% होता है ऑन एन एवरेज, एंड अगर आप मिड कैप्स में देखेंगे तो 15% एंड स्मॉल कैप्स में तो 18%, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रिस्क। ये जनरल एवरेज हम बोल रहे हैं, लेकिन इट कैन गो प्लस एंड माइनस, राइट। बट फिर भी आपका ये जो रिटर्न्स जो आप इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड्स आप करते हो, उसमें ये बेनिफिट ज़रूर होता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती है, 7% 8% इन्फ्लेशन को बीट करके आपके पास एक्सेस पैसा होता है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैंक में रखोगे तो बैंक आपका पैसा लेके किसी और को लोन में देगा और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और आपको कम इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस फ़ायदा बैंक का हुआ है, आपका नहीं हुआ है। तो उसी तरह से आपको भी सोचना है कि अगर मुझे मेरा पैसा बढ़ाना है तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ जहाँ मुझे 100 रुपये दे के मुझे 150 रुपये मिल सकता है, तो मुझे वैसा सोचना है कि मुझे फ़ायदा कहाँ है, राइट। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है म्यूचुअल फंड में। सो ये था कि आपको समझना है कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना था। और इससे छोड़ के अगर आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए हमारे बारे में, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। मनी एक्सेलरेटर अल्फा ग्लोबल फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स का खुद का ईमेल आईडी है और फेसबुक पेज मेंशन किया है, और हमारी वेबसाइट भी है और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और अगर आपको कभी भी ऐसा चाहिए कि आपको हमसे फर्दर कंसल्टेशन करना है, किसी स्कीम में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, तो प्लीज़ रीच आउट टू अस एंड वी विल हेल्प यू इन डूइंग इट। और इसे छोड़ के हम आपको बाकी फर्दर सर्विसेज भी देंगे, पोर्टफोलियो रिवीजन जो भी करना है वो भी हम कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स में कहीं भी आपका अटका हुआ है, क्लैरिटी नहीं है और आपको बेनिफिट अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ रीच आउट हमें कीजिए, ताकि आप हमसे स्कीम्स ले सकते हैं और उसके बाद हम आपको सजेस्ट करके सही तरह से गाइड करेंगे। एक चीज़ जो डिफरेंस है, हम इतना कह सकते हैं कि हम अल्फ़ा ग्लोबल में जो भी हम इन्वेस्ट करवाते हैं म्यूचुअल फंड्स में,
किसी भी म्यूचुअल फंड्स में जो भी है, तो अपना जैसे उस पैसे को जैसे ऐसे देखते हैं जैसे कि हमने खुद अपना पैसा डाला है, ताकि जितना हो सकता है हमारा इंटेंशन सही होता है कि आपका बेनिफिट हो। हालांकि कोई किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन एक इंटेंशन होता है और हमारी पूरी स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरह से आपका रिस्क हम मिटिगेट करें। तो इसके बारे में और कुछ भी आपको जानना है और डिटेल में जानना है तो प्लीज़ रीच आउट टू अस एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ये छोटा सा वीडियो आज हमने इसीलिए बनाया था कि पहले आपको समझा दे कि नेसेसिटी क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को जिसको पता नहीं है, आप प्लीज़ चेक कीजिएगा, ये वीडियो को समझिएगा कि क्यों ज़रूरी है इन्वेस्ट करना। और आगे लेके हम जो भी स्कीम्स लेके आएंगे तो वी विल बी हैप्पी टू एनीवे शेयर विथ यू। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, बेल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप हमसे जुड़े रहिएगा। और कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। टेक केयर।